अब बात करते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिनेरियो की। पीटीआई के साबिक रहनुमा फैसल वावडा ने प्रॉपर्टी टाइकून से 50 अरब रुपए की डील के हवाले से काबीना इजलास की तफसीलात बता दी हैं और उनका ये कहना था कि शहजाद अकबर ने सील लिफाफा दिखाया और कहा कि लिफाफे में जो मवाद है वो हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, और उन्होंने कहा कि जवाब में प्रॉपर्टी टाइकून ने बहुत से फ़ायदे भी दिए होंगे। इसके अलावा फैसल वावडा ने इंकशाफ किया है कि पीटीआई की तरफ से फ्रॉडिया करार पाने वाले उमर फारूक से पीटीआई दौर में इकट्ठे 5-5 विफाकी वजीर मुलाकातें करते रहे। साबिक वजीर का कहना था कि माजी में उनकी उमर फारूक से होने वाली मुलाकात वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की हिदायत पर हुई और मुलाकात में उनके साथ 4 और वजीर और तमाम वजारतों के आला हुकाम भी मौजूद थे। फैसल वावडा ने इससे कबल ट्विटर पर उमर फारूक के हमरा तस्वीर जारी करते हुए यह भी बताया था कि यह मुलाकात दुबई डेलीगेशन के तहत हुई थी। इस तस्वीर को जो रंग देना चाहे दें, उन्हें कोई डर नहीं है। वादा मुआफ गवाह बनने के हवाले से जो खबरें हैं उसकी तो उन्होंने तरदीद की है, लेकिन फैसल वावडा कुछ अर्सा पहले भी हमें एक बड़ी इंकशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ भी टीवी पर नजर आए, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई। इसी सारे मामले पर बात करते हैं। डायरेक्टर न्यूज़ सुनो टीवी अहमद वलीद साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, एक और इंकशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है फैसल वावडा ने। इससे पहले भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफात किए, लॉन्ग मार्च के हवाले से, अब उमर फारूक के हवाले से जो सारी बातें करी है। मैं पहले तो ये चाहूँगा कि आप थोड़ी इसकी डिटेल भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दें, और दूसरा आपका तज्जिया क्या कहता है, ये सब हो क्या रहा है? देखिए, वावडा जो है वो उन रहनुमाओं में से हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो चाहते थे कि इमरान खान जिस डगर पर चल रहे हैं उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए, इसमें मुल्क का नुकसान है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त काफी सारे ऐसे रहनुमा जो हैं वो उनके बाअमर मजबूरी उनके साथ चल रहे हैं, और उनसे जब इन प्राइवेट बात करें तो वो इमरान खान की इस पॉलिसी पे वो एग्री नहीं करते, बल्कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज है जिसके साथ वो उनसे एग्री नहीं करते, लेकिन मजबूरी है उनकी कि वो इस वक्त उनके साथ चल रहे हैं और उनसे डांट भी खाते रहते हैं। अक्सर औकात जब वो लाहौर आते हैं तो हमें जो कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है किसी की बात नहीं सुनते, और वो समझते हैं कि जो मैं नैरेटिव बना रहा हूँ उसी नैरेटिव पे आप चलें। तो उस नैरेटिव पे चलना बहुत मुश्किल है। उससे आर्जी तौर पर जो है वो तो पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, लेकिन वो पॉपुलैरिटी जो है वो मुस्तकिल नहीं हो सकती। इससे मुल्क को नुकसान हो सकता है, पार्टी को नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर। तो वावडा जो है वो इसलिए उनसे नाराज हुए हैं। आपने देखा कि इससे पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो लॉन्ग मार्च के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने इशारा भी दिया था कि लॉन्ग मार्च में इस तरह से कोई वाकयात भी हो सकते हैं। अब जो केस आया है ये जो उमर फारूक का और घड़ियों का, उस पे आप देखें कि ये सारी डिटेल्स जो सामने आ रही हैं वो बिल्कुल, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम लीडर्स हैं फवाद चौधरी समेत, वो डिनाई कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई हमारी बात नहीं हुई। तो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने जो घड़ियां बेची तो कहाँ बेची, ये बता दें। वो जो डिटेल्स आई, जब उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा से उमर फारूक से राब्ता किया तो व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसकी भी डिटेल सामने आ गई कि वो किस तरह से उनको कह रहे हैं कि भाईजान क्या कर रहे हैं आप। तो मेरा ख्याल है कि वावडा जो है वो ये समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी इस वक्त चल रही है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और इमरान खान साहब को ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो वो खुलकर सामने आ गए, क्योंकि अब उनके ऊपर अगर ये कोई उनको पार्टी से निकाल रहे हैं जैसे कि निकाल दिया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ वो देखें कि वो खुलकर सामने आ गए हैं और पार्टी को जो है बिल्कुल उन्होंने निशाना बनाया हुआ है, और पार्टी जो है इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रैप हो चुकी है, बहुत ज्यादा फंस चुकी है। एक तो लॉन्ग मार्च के अंदर फंस गई है। लॉन्ग मार्च उन्हें समझ नहीं आ रही कि किस तरफ लेके चलें, कहाँ लेके चलें। बिल्कुल अब ठीक है जी। अहमद साहब, फैसल वावडा साहब खुद भी तो इमरान खान के सहूलतकार रहे हैं, क्या समझते हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अगर कोई उनके खिलाफ ऐसा केस बनता है, कोई ऐसी चीजें हैं कि वो भी उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीजें सामने नहीं आई कि वो वावडा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सके। दूसरा ये कि ये जैसे अगर आप कहें कि ये जो घड़ियों का मामला है, इसमें कानूनी तौर पर तो सिर्फ एक मामला था जिसमें ये कि आपने वो घड़ियां बेची और जितने की बेची उसको आपने अपने जो असासे हैं उसमें जाहिर नहीं किया और उस मालियत को जाहिर नहीं किया।
ये कानूनी तौर पर इमरान खान के खिलाफ केस बनता है। अदरवाइज अगर उन्होंने घड़ियां जो तोशाखाना से सस्ती खरीद कर आगे बेची तो उस पर कोई जुर्म नहीं बनता, वो बेच सकते हैं या किसी और को दे सकते हैं कानूनी तौर पर, लेकिन अखलाकी तौर पर बिल्कुल नहीं बनता कि वो जो शेख मोहम्मद है MBS वो उनसे वो घड़ी ले तोहफे में, और एक कीमती घड़ी है और आपका दोस्त जो है वो आपको घड़ी दे और आप उसको आगे जाके मार्केट में बेच दें। और बड़ी शर्मिंदगी होती है। देखे ना कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त उन्होंने वो घड़ी जो है उनसे ली तोहफे में और उसको मार्केट में जाके बेच दिया। और फिर छोटी छोटी चीजें का फ्लैंक्स और इस तरह की दूसरी चीजें जो कि बड़ी शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। इमरान खान साहब के जो साथी हैं उनके लिए दिफा करना तो मुश्किल है, लेकिन आप देखते हैं कि 2-4 लोग हैं जो खुलकर सामने दिफा करने आ रहे हैं। खास तौर पे जो इधर पंजाब में क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इस मामले पर बिल्कुल खामोश है। वो इस तरह से खुलकर बात नहीं करती और यही वजह बनती है इमरान खान से उनको जाने पड़ती हैं कि आप मेरे जो मामलात होते हैं उस पर आप खुल के सामने नहीं आते, खुल के उसके ऊपर दिफा नहीं करते, लेकिन वो मजबूरन ये कहते हैं कि हम इन चीज़ों का कैसे दिफा करें। तो मेरा ख्याल है कि जो फवाद चौधरी हैं वो क्योंकि इमरान खान के साथ बिल्कुल वो चाहते हैं कि उसी तरह से वो खुलकर दिफा करें, और अक्सर औकात ये बात सामने आई है, फवाद चौधरी भी समझते हैं कि इमरान खान जब मैं चाहे झूठा दिफा करूं, चाहे मैं जो अपने मुखालफीन हैं उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाऊं, तो इमरान खान बड़ा खुश होते हैं और बड़ी तारीफें करते हैं कि फवाद चौधरी जो हैं वो तुम यार चीते हो हमारे, बड़े जबरदस्त काम कर रहे तुम। तो इसीलिए फवाद चौधरी जो हैं वो दूसरे लीडर्स की निस्बत ज्यादा एग्रेसिवली दिफा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा अहमद वलीद साहब, आपने घड़ी की फरोख्त की बात की। अच्छा, उमर फारूक साहब जो हैं जिन्होंने ये सारे इंकशाफात किए कि वो घड़ी उन्होंने खरीदी, अब उनके कुछ ट्वीट सामने आ रहे हैं कि ये घड़ी ऑनलाइन पहले बिकने के लिए इस्लामाबाद में आई और ऑनलाइन इसका इश्तिहार लगते ही 1 घंटे के अंदर ये घड़ी बिक गई। उसके बाद ये दुबई चली गई, 2 हाथों से होती हुई ये मेरे तक पहुंची बराए फरोख्त। अच्छा, PTI का वर्जन ये है, इस्लामाबाद का तो वो जिक्र करते हैं कि इस्लामाबाद में ये घड़ी बेची गई है। आपकी बात सही है कि अभी तक किसको बेची, रसीदें कहाँ हैं, ये सारा मामला तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन जो लीगैलिटी है इसकी, लीगली तो PTI ये भी कहती है कि इमरान खान साहब ने जब ये घड़ी खरीदी तोशाखाना से तो इसको उन्होंने डिक्लेयर भी किया और ये ऑन रिटर्न है, पूरा रिकॉर्ड है इसका। सर, सवाल मेरा ये है आपसे कि वावडा साहब हो, अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो, जब अपने मफादात की गेम ख़त्म हो जाती है तो ढोल पीटना शुरू कर देते हैं और जैसे आपने कहा कि वो तमाम लोग जो उनके साथ हैं उनको फिर डिफेंड करना भी मुश्किल हो जाता है। आपके ख्याल में क्या ये सब मफादात की ही गेम है और ये कैसा एक कल्चर बनता जा रहा है कि आप जब पार्टी में जब तक हैं, जब तक आपको मफादात हैं तब तक आप वफादार हैं और उसके बाद आप सारे कच्चे चिट्टे खोलना शुरू कर दें, हालांकि उससे पहले आप उसका हिस्सा भी थे? देखिए, अमूमी तौर पर जो सियासत है वो मफादात का नाम है। सियासत में अपने मफादात देखे जाते हैं, अपनी जमात की मफादात देखे जाते हैं। जब आपके मफादात जो हैं वो पूरे हो जाते हैं तो आप उससे किनारा कशी कर लेते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे माजी में भी सियासतदान रहे हैं जो जिस जमात के साथ रहे हैं, उसके बाद जब उन्होंने ला ताल्लुकी की या पार्टी को छोड़ दिया तो उसके बाद वो पार्टी को उसी तरह से तनकीद का निशाना बनाते जैसे उनके मुखालफीन होते हैं। तो ये बात तो वाज़ेह है कि हर सियासतदान जो है अपने मफादात खातिर किसी न किसी जमात के साथ मिला हुआ है या किसी दूसरी जमात के साथ है जहाँ पे वो खुल के उस जमात को तनकीद का निशाना बना रहा है। तो इसी तरह से वावडा साहब हों या अलीम खान हों या दूसरे जितने भी रहनुमा थे, जहांगीर तरीन वगैरह, वो भी उनके भी मफादात थे। यानी अगर अलीम खान तहरीक इंसाफ में शामिल थे तो इतना पैसा खर्च करते थे, जहांगीर तरीन बेइंतहा पैसा खर्च करते थे पार्टी के लिए, तो उनके मफादात जुड़े हुए थे। वो खुद इमरान खान साहब कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच। तो देयर इज नो फ्री लंच, तो फिर इसका मतलब है कि आपको कोई भी बंदा जो कि माजी में भी आपसे आपको अपनी खिदमात देता रहा, मुहैया करता रहा, तो आप उस वक्त उनसे फायदा उठाते रहे, उनके सारे आपको खर्चे आपके वो उठाते थे, उनके जहाज, उनकी गाड़ियां, सब कुछ आप इस्तेमाल करते रहे। और क्योंकि आपका भी मुफाद था, उनका मुफाद था, तो फिर आपका भी मुफाद था कि आपने उनको सीढ़ी बनाया और उनके मफादात हासिल किए, फायदे हासिल किए और पार्टी में आप आगे निकले और आगे जाके आपने कामयाबी हासिल की।
अगर ये सारे लोग इनके साथ ना होते, ना आपके पास पैसा होता, तो आपके लिए बहुत मुश्किल था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते। तो इसका मतलब है कि आपके मफादात थे, जब आपके मफादात पूरे हुए तो आपने उनको, कुछ को आपने लाताल्लुकी उनसे कर ली और कुछ ने खुद से लाताल्लुकी कर ली। तो इसका मतलब है ये मफादात की जंग चल रही है और इमरान खान इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। यानी जो वो चाहते थे कि मैं तब्दीली लाऊं मुल्क में, वो तब्दीली ये तो नहीं थी। देखिए दुनिया में जो रेवोल्यूशन आए, जो बड़ी बड़ी पार्टीज बनी, तो उसमें किसी मफाद को यानी पद से पुष्ट रखते हुए ये सारी जमातों ने, अगर आप बड़े लीडर्स जो हैं, गांधी हैं या कायदे आजम हैं या नेल्सन मंडेला हैं, इस तरह के दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने अपने जो मफादात थे उनको पद से पुष्ट रखा और जो नजरिया था उसके ऊपर काम किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पार्टी के अंदर खासतौर पर तहरीक इंसाफ को इसलिए ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है क्योंकि वो असूल की बात करती है, अखलाकियात की बात करती है, तब्दीली की बात करती है, रियासत मदीना की बात करती है। तो जब इस तरह के लोग जो हैं इतनी पाक साफ बात करने की कोशिश करें, तो फिर जब उनके बिल्कुल जो अमली तौर पर बिल्कुल उलट चले, तो ये मसला होता है। लोग फिर तनकीद का निशाना ज्यादा बनाते हैं कि आप तो ये कहते थे कि जी हम तो तब्दीली लेके आ रहे हैं मुल्क में, तो कौन सी तब्दीली है? वही सियासत आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी के अंदर वही सियासत चल रही है जो बाकी दूसरी जमातों में चल रही है। आपने सोचा नहीं कि ये जो घड़ी मैं खरीद रहा हूँ तोशा खाने से, किस दोस्त ने मुझे दी जिसकी आप तारीफें करते थे, जिसकी गाड़ी आपने ड्राइव की और फिर फख्र से बताते थे कि मेरी उनके साथ बड़ी दोस्ती है। तो उस दोस्त की घड़ी आपने मार्केट में बेच दी और आपको अंदाजा नहीं था कि ये घड़ी आप बेच रहे हैं, तो आपके दोस्त को पता चल जाएगा कि उनकी घड़ी जो है वो मार्केट में बिक रही है। अहमद वलीद साहब, क्विकली मैं चाहूंगा कि आप कमेंट कर दें आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जहां जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की अलविदाई मुलाकातें चल रही हैं, वहीं मुख्तलिफ हलकों से गवर्नमेंट के ये बातें भी सामने आ रही हैं कि कुछ तरमीम की जा रही हैं मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से। ख्वाजा आसिफ ने तरमीम का आपको लगता है कि क्या इंदिया दे दिया है? आर्मी चीफ के हवाले से आपका तज्जिया क्या कहता है? देखिए जी, आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है। वो जिसे चाहें वो आर्मी चीफ लगा सकते हैं। उसमें जो लोग इस वक्त कहते हैं कि मेरिट के ऊपर और सीनियरिटी बेस के ऊपर, तो ये आइन में इसलिए सीनियरिटी को बेस नहीं बनाया गया क्योंकि उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और उसका इख्तियार होना चाहिए, उसे इख्तियार ये मिलना भी चाहिए कि वो अपनी पसंद का जो टॉप के लोग हैं उनमें से किसी एक को पसंद कर सके। तो अगर सीनियरिटी बेस बनेगी तो उसके और ज्यादा मसाइल पैदा होंगे जो कि लोगों को अंदाजा नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जिसे चाहेंगे, हाँ मुशावरत वो जिससे मर्जी करें। यहाँ पे कोई आइन में ये नहीं लिखा कि मुशावरत जो है वो अपने आप भाई से नहीं कर सकते, अपने आप जो पार्टी के लीडर्स हैं उनके साथ नहीं कर सकते, चाहे उनके ऊपर जैसे भी एलिगेशन है। एलिगेशन जो है वो तो केसेस सबको पता है कि कौन से केसेस किस तरह से बने और एक आमा का केस कैसे बना और ये सारी चीजें कैसे बनी। तो उसकी बुनियाद पर आप नहीं कह सकते कि वो मुशावरत भी नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है जाती तौर पर। और दूसरा ये कि ये जो बिल्कुल ख्वाजा आसिफ जो हैं और पार्टी के जो बाकी लीडरान हैं वो आर्मी एक्ट में तरमीम के ऊपर बिल्कुल खुलकर इजहार कर रहे हैं और कुछ लोग दबदबे अल्फाज में इजहार कर रहे हैं और वो तरमीम की जा रही हैं। ऐसे लग रहा है कि पार्टी जो है लेकिन बाज का कहना है कि ये तरमीम पहले से डिस्कस हो रही थी, ये बिल कोई आज का नहीं है, पहले से तैयार था, तो उस पर कुछ चेंजेस हो रही हैं। अगर मुस्बत चेंजेस हैं तो चेंजेस तो इनका काम है, कानून साजी पार्लियामेंट का काम होता है कि वो किसी भी कानून को उसके अंदर तरमीम करके चेंज करके तो बेहतरी के लिए उसको तब्दीली लाई जाए उसके अंदर। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई बेहतरी आ रही है तो बेहतर है कि तरमीम कर दी जाए। बिल्कुल से अहमद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और जिस तरह आपने दोनों मामलात पर अपना तज़किया दिया, एक चीज़ तो इसमें बड़ी वाज़ेह हो गई है अहमद वली साहब के तज़किये से कि ये जो मफादात की गेम है इसमें अवाम कहीं नहीं है। अवाम तो अवाम को अब जाग जाना चाहिए कि अगर ये कहा जाए कि सियासत अब खिदमत नहीं बिजनेस बन चुका है तो ये गलत नहीं होगा, बहुत से लोग इससे एग्री करेंगे। तो अवाम को जाग जाना चाहिए जनाब, और अवाम को अपने फैसले करने में बाइख्तियार होना चाहिए और अवाम को ये समझ आ जानी चाहिए
कि फैसला किस तरह करना है और अपना फैसला मनवाना किस तरह। मनवाना किस तरह, सोच समझ के किस तरह से फैसला ज्यादा करना इस पर हम नहीं बात करते।